हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त सोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारी एनर्जी है वो जनरेट होती है। ठीक है, यहीं पे एनर्जी बनती है और इसी की एनर्जी को फिर हमारी सेल यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली बेटा अभी हमने देखा कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, यही सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके अंदर से एनर्जी बनती है। तो हम बेटा देखो आज की क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को बेसिकली समझेंगे। ठीक है, कि वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और फिर उसके फंक्शंस को देखेंगे बेटा कि वो किस तरह एनर्जी बना रहा है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, एनर्जी बनाना। ठीक है, एनर्जी को जनरेट करना। तो वो कैसे करता है, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। तो चलो हम हमारा आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। देखो बेटा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, जैसे हमने न्यूक्लियस का देखा था ना कि न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना। उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच के स्पेस को हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, एक तो हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है बेटा, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी देखो ये एक स्पेस रहती है। ठीक है, तो इस स्पेस को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। और देखो ये जो हमारी, ऐसे देखो ये जैसे हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये बेसिकली बेटा हमारा एक सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करवाता है ना, शूज लाइक स्ट्रक्चर देता है ये। और देखो ये जैसे हमारी क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, देखो ये इस तरह से फोल्डेड होती है ना, इसे क्रिस्टी बोलते हैं बेटा। ये बेसिकली फोल्डेड रहेगी ताकि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई बेटा और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इन दोनों के बीच की स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर के पार्ट को हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है, प्रेजेंट है ना, और यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स ही बेटा एनर्जी को फॉर्म करवाता है। ठीक है, ये कैसे करवाता है ये हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे इसके तब। ठीक है, और क्या होता है बेटा कि यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया है ना, यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम्स, कैसे राइबोसोम्स होते हैं, इनके राइबोसोम्स 70S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स 70S होते हैं। और बेटा इनके मैट्रिक्स में देखो, जैसे डीएनए कैसा होता है, ऐसा ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है। हमने देखा कि हमारे न्यूक्लियस में कैसा होता है बेटा डीएनए, हमारे न्यूक्लियस में डीएनए होता है ऐसा, है ना, लीनियर डीएनए होता है हमारे इसमें। मतलब हमारे डीएनए के बेसिकली एंड्स होते हैं, ये वन एंड ये टू एंड। ठीक है, और जो सर्कुलर डीएनए होता है बेटा, उसके कोई एंड नहीं होते। ठीक है, वो ऐसा सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा डीएनए हमने कहाँ पे देखा है, ऐसा डीएनए तो हमने प्रोकैरियोट्स में देखा है, बैक्टीरियाज में देखा है ना। और हमने 70S राइबोसोम्स का भी देखा है कि 70S राइबोसोम्स भी हमारे बैक्टीरियाज में होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। तो इसलिए बेटा ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसको एक हम ऑर्गेनेल्स तो कहेंगे ही, बट इसको जो हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि मतलब इन फीचर्स को देख के, ठीक है, जो 70S राइबोसोम है और जो इनका डीएनए का पैटर्न है, ठीक है, इसको देख के उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया था पहले। ये बैक्टीरिया था, हमारी बॉडी में एंटर हुआ और हमारी सेल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए। और ये भी मतलब हमारी बॉडी में फिर एडजस्ट हो गया, रहने लग गया वहीं पे, ठीक है, हमारे सेल्स को एनर्जी देने लग गया।
तो ये सारी ऐसी इसकी डिस्कवरी थी, ठीक है बेटा। इसके जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये इसके खुद ही के होते हैं, ठीक है। इसका डीएनए भी इसका खुद ही का होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने खुद के प्रोटीन्स बनाता है, लाइक 15 to 20% लाइक प्रोटीन्स ये खुद के बनाता है, ठीक है। और जो बाकी होंगे वो हमारे सेल से इसको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, तो बेटा ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया है ना कि कैसा होता है। इसकी देखो दो मेम्ब्रेन होती है ना, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, इनर आउटर, इन दोनों के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। फिर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स में हमारे डीएनए, ठीक है, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी बनाने में सेल की हेल्प करता है, ठीक है। सेल्स को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। They are known as the powerhouse of the cell because they produce ATP, ठीक है, एनर्जी करेंसी टू द सेल थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हमने देख लिया कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रोसेस को हम कि ये बेटा एनर्जी कैसे बना रहा है इसे हम देखेंगे फंक्शंस में, ठीक है। चलो अब डिस्कवरी देखो इसकी, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, देखो डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड एल्टमैन 1890, ठीक है। 1819 कॉल देम बायोब्लास्ट, इन्होंने इसे बायोब्लास्ट कहा था, ठीक है। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय कार्ल बेंडा इन 1897, क्या क्या नाम रखते हैं यार, कार्ल बेंडा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब लोकेशन देख लेते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। चलो तो देखो, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीज, ठीक है। हमारी जो मैच्योर आरबीसीज होती है बेटा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ठीक है। ये हमें पता ही है, ठीक है। और जिनको नहीं पता था उनको अभी बता देती हूँ कि जो हमारी मैच्योर आरबीसीज होती है बेटा उसमें ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, ठीक है। नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं बेटा वो बेसिकली बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल्स में, ठीक है। क्योंकि हमारी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये भी कौन कौन से सेल में होंगे, जिन सेल्स में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। देखो जैसे हमारी लिवर सेल है, ठीक है। हमारे लिवर सेल कितने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, तो हमारी लिवर सेल में भी माइटोकॉन्ड्रियाज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वहां पर प्रेजेंट रहती है बहुत ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारी मसल सेल्स बेटा, ठीक है, मसल सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया काफी सारी अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज्यादा करते हैं, तो उनकी जो मसल है वहां पर और ज्यादा ही अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना बेटा, तो उन्हें और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहां पर मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियाज और ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो फ्यू इन इनएक्टिव सेल्स, और जो इनएक्टिव सेल्स होती है जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है ना, क्योंकि वो तो पड़ी ही रहती है, उनको क्या ही जरूरत है एनर्जी की, है ना। अगर वो पड़ी भी रहेंगी तो भी क्या, बस जो थोड़ी बहुत मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती होगी। तो जो इनएक्टिव सेल्स होती है बेटा वहां पर बहुत कम अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। चलो जहाँ पे बेटा एनर्जी खर्च होगी वहीं पे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो जहाँ पे खर्च हो रही है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया और ज्यादा बनेगा, ठीक है। चलो थाउजेंड्स इन एक्टिव सेल्स जैसे कि लिवर सेल्स, मसल सेल्स, स्पर्म टेल, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सॉसेज शेप्ड और ओवल एंड हैव टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये कैसा होता है, सॉसेज शेप्ड का होता है, देखो कैसा इसका शेप दिख रहा है ना, सॉसेज जैसा। और कैसा, ओवल होता है, और इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है विच वी हैव लर्नड, ठीक है। फिर देखो सबसे पहले कौन सी आती है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन का देखो स्मूथ होती है, परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये बेसिकली किसी भी मतलब आयंस को, छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंटर कर लेती है आराम से, ठीक है। इसके ऊपर बेटा देखो ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं बेटा। यहाँ पे पोरिन, बेसिकली एक पोरिन नाम का
चैनल होता है, ठीक है। ये पोरिन बेसिकली पोरस होता है बेटा, है ना, होलो होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है। तो इस होलो स्ट्रक्चर की मदद से जो भी आयंस होंगे या जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उसको ये अपने मेम्ब्रेन से अंदर आने देगा, ठीक है, अपने अंदर आने देगा। कंटेन्स पोरिन प्रोटीन्स चैनल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी कि ये जो पोरिन चैनल होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये प्रोटीन होते हैं बेटा, ये पोरस होते हैं, ठीक है, होलो स्ट्रक्चर होते हैं। इनके थ्रू ही ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो जो भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है या जो हमारे आयंस कह दो, ठीक है, उनको ये अपने अंदर इजीली आने देता है, ठीक है बेटा। स्मूथ होती है ना, स्मूथ होती है, दिख रही है ना हमें ऐसे स्मूथ एकदम। इनर मेम्ब्रेन की बात कर लो तो इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड होती है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी, है ना। ये भी मैंने बताया कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड होती है बेटा, ऐसी देखो, ऐसी क्रिस्टी, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसके, ऐसे क्रिस्टी कहते हैं ना। अब देखो ये देख के हमें समझ आ जाएगा कि हम जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको स्मूथ क्यों कह रहे हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन देखो कैसी बेचारी ऐसे एकदम ऐसे स्मूथ है ना, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फोल्डेड है, ठीक है। और देखो कंटेन्स एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स एंड एटीपी सिंथेस, ठीक है। ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहीं पर ही बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म है, ठीक है, वो इनर मेम्ब्रेन पर ही होता है, ठीक है। यहीं से बेसिकली हमारी एटीपी का जनरेशन होता है। वैसे तो ये हमारी जो एटीपी जनरेट होती है वो हमारे मैट्रिक्स में होती है, पर प्रोसेस इसकी यहाँ पर से शुरू होती है, ठीक है, हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है बेसिकली वहां से शुरू होती है, ठीक है। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है, एटीपी सिंथेस जो क्या करता है, एटीपी बनाता है, ठीक है, वो होता है। और डीएनए होता है इसका, इसका डीएनए तो हमारे जैसा दे दिया है इन्होंने, इसका डीएनए ऐसा सर्कुलर डीएनए रहेगा, ठीक है बेटा, ऐसा सर्कुलर, मैंने आपको बताया ना अभी, ऐसा सर्कुलर डीएनए रहेगा। ये देखो ये कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहेंगे, इसके खुद के प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है, यही प्रोटीन्स हमारे एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आता है देखो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन, यही मैंने ये चीज भी कह दी थी कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसी फोल्डेड शेप की रहती है ना, विच बेसिकली प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू दी माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। चलो अब आती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो चलो देखो स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन्स और आउटर मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। देखो मैट्रिक्स, इनर मोस्ट फ्लूइड फिल्ड पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बेटा इस पार्ट को बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है। कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। हमारी सेल्स में बेसिकली जितने भी आपको और भी सेल ऑर्गेनेल दिखेंगे उनमें डीएनए बेटा लीनियर होता है, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस में भी डीएनए लीनियर होता है, इनमें सर्कुलर होता है। इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसको बेसिकली एक बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता था, ठीक है। और देखो ये आ गया हमारा 70 एस राइबोसोम वाला पॉइंट भी, इनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी 70 एस राइबोसोम्स होते हैं। हमने देखा था कि हमारे जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें कितने 80 एस होते हैं ना साइज राइबोसोम का, और यहाँ पे कम है 70 एस राइबोसोम्स है, ठीक है। और ये भी कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है ना, हमारे बैक्टीरियाज में होता है, तो इस वजह से भी इनको बैक्टीरियाज कंसिडर किया था, ठीक है। आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये चीज तो पढ़ी थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके पास खुद के प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं जो बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम बनाते हैं। चलो फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है, चलो बेटा फंक्शंस देख लो, है ना। देखो क्या हो रहा है, एक मिनट इसको चेंज कर लूं, चलो। एटीपी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू में हमारा एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। देखो कैसे ग्लाइकोलिसिस हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है बेटा, ग्लूकोज हमारा
पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये पायरुवेट एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है बेटा, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है। एटीपी जनरेटेड, और फिर वहां से क्या होता है, हमारी एटीपी जनरेट हो जाती है। तो ये प्रोसेस होती है बेसिकली हमारी एटीपी जनरेशन की, ठीक है। कैसे होती है मैम, आपने तो ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, अब हमें समझ में तो कुछ नहीं आया, ये क्या है, ये क्या बात हो गई मैम। तुम बेटा थोड़ा सब्र रखो, समझाती हूँ, ठीक है। चलो, तो चलो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी एनर्जी कैसे बन रही है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, है ना, हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन, ठीक है। ये हम हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, है ना, और ये हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की स्पेस को बोल दिया हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है बेटा, इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे हमें एनर्जी बनानी है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज इस प्रोटीन चैनल से होते हुए हमारे साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में बेटा साइटोसॉल के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है इस ग्लूकोज पे, ठीक है। जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, पायरुवेट मिलता है, ठीक है। अब ये पायरुवेट क्या होता है बेटा, ये पायरुवेट इस साइटोप्लाज्म से हमारे कहाँ पर आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में आ जाएगा ये। और यहाँ पे इस मैट्रिक्स में बेटा कुछ एंजाइम इस पायरुवेट के ऊपर एक्ट करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे एसिटाइल कोए में, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, फिर ये एसिटाइल कोएन रन हो जाएगा हमारी क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल में हमें पता ही है कि क्रेब्स साइकिल से हमें कुछ दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, NADH और FADH2, ठीक है। अब ये NADH और FADH2 क्या करते हैं, इस एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल की एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करके रखते हैं, ठीक है। और इस क्रेब साइकिल में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से एक्सपिरेशन के थ्रू आउट हो जाता है, ठीक है। होता है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, तो देखो ये जैसे NADH और FADH2 ने इस एनर्जी को, इसकी एनर्जी को बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रख लिया अपने पास, ठीक है। अब ये जो इंटर मेम्ब्रेन पे देखो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस है बेसिकली, कॉम्प्लेक्सेस 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 ऐसे करके कुछ कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं यूटिलाइज, ये यूटिलाइज करते हैं हाइड्रोजन आयन को, ये जो हमारी इंटर मेम्ब्रेन है यहाँ से हमारे इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने के लिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। ये बन ही नहीं रहा, देखो ये ऐसे हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। इनको पंप करने के लिए बेटा ये जो प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये यूज कराए तो क्या होगा, यहाँ से जो इंटर मेम्ब्रेन पे जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना बेटा, वो कहाँ पे पंप हो जाएंगे, वो पंप हो जाएंगे हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, ठीक है। तो देखो बेटा ये हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट बन गया यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो हमारा मैट्रिक्स है वहां पे हाइड्रोजन आयन की कमी हो गई, ठीक है। तो क्या करते हैं अभी, फिर ये हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, इस चैनल से वापस एंटर करने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इनको हेल्प करता है एंटर करने में एक स्पेशल प्रोटीन, वो स्पेशल प्रोटीन कौन सा होता है, ATP सिंथेस, ठीक है। ये सुन लो ध्यान से, ATP सिंथेस, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लिखो किधर, इधर देख लो, एक मिनट, ATP सिंथेस, ठीक है। ये हेल्प करता है बेटा इन हाइड्रोजन आयन को वापस हमारी मैट्रिक्स में आने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली एक मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारा जैसे पानी है, ठीक है, पानी
मोटर में पड़ेगा तो फिर वो फोर्स के साथ आएगा, ठीक है, बाहर। तो वैसे ही जो हमारे हाइड्रोजन आयन है उनको नीचे जाना है, ठीक है, वापस मैट्रिक्स में जाना है। तो वो क्या करेंगे, ये जो हमारा एटीपी सिंथेस है बेसिकली, ये एक मोटर की तरह काम करेगा और इनको नीचे फ्लो करवाएगा, ठीक है, वापस मैट्रिक्स में फ्लो करवाएगा बेटा। अब देखो बेटा, जैसे ये हाइड्रोजन आयन तो ये हमारी एटीपी सिंथेस नीचे लेकर आ गया है ना हमारे मैट्रिक्स में। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन की एनर्जी होगी, ठीक है, ये एटीपी सिंथेस यूटिलाइज करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में यही हो रहा है ना, हाइड्रोजन नीचे आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी को एटीपी सिंथेस यूज करेगा। अब क्या होगा, फिर जो हमारा एटीपी सिंथेस रहेगा है ना, उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे जैसे एडीपी, है ना, ये आके इसके ऊपर जुड़ जाएंगे, है ना, एटीपी सिंथेस के ऊपर, और क्या करेंगे, इस एडीपी को ये एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये एडीपी है, इस एडीपी को ये कन्वर्ट कर देंगे एटीपी में, और ये एटीपी ही तो क्या है, ये एटीपी तो हमारी एनर्जी है, ठीक है। हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो बनाना था, एनर्जी ही तो बनाना था। तो ये हमने पूरी प्रोसेस देख ली बेटा कि कैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गई प्रोसेस? समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम आ गया, और अगर नहीं आया तो फिर डाउट लिखो अपना कि कहाँ पे दिक्कत आई, ठीक है। चलो अब हम देख लेते दूसरे फंक्शंस को हमारे, ठीक है। ये सबसे मेजर फंक्शन था माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, कि वो एनर्जी कैसे बना रहा है, ठीक है। हमने देख लिया कि हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है, ठीक है। चलो बेटा, ये वाला पॉइंट देख लिया हमने एडीपी प्रोडक्शन का, ठीक है। अब देखो सेकंड आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बेटा एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये भी बेसिकली इसमें भी थोड़ी सी और ज्यादा ही प्रोसीजर चलती है। हमने हमारी जो मेन प्रोसेस थी, ठीक है, उसको तो देख ही लिया एनर्जी कैसे होती है। ये भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बेटा एनर्जी का प्रोडक्शन ही करती है, ठीक है। बस थोड़े बहुत कुछ डिफरेंसेस होती है, ठीक है। हीट प्रोडक्शन इन ब्राउन फैट सेल्स, ठीक है, ये हमारी जो ब्राउन फैट सेल्स होती है, ठीक है, उसमें हीट का प्रोडक्शन भी करती है। जैसे हमने बेसिकली क्या देखा, ये हमारी जो एटीपी सिंथेस होती है वो क्या करती है, एनर्जी को यूटिलाइज करके फिर हाइड्रोजन आयन की जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करके हमारे एडीपी को फिर एटीपी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट नहीं करता है, एटीपी सिंथेस यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे हीट प्रोडक्शन होती है। और क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है बेटा, ये कैल्शियम आयन को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है, कि जब कभी किसी सेल में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसे कैल्शियम आयन देगा, ठीक है। और जब नहीं होगा तो ये वापस अपने पास कैल्शियम को ले लेगा, जैसे हमारी मसल सेल्स है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो हमारी मसल सेल में क्या होगा, ये कैल्शियम आयन रिलीज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, और वो मसल के फाइबर्स के पास जाएगा कैल्शियम, और फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है। और फिर जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो कैल्शियम वापस ले लेगा अपने अंदर और फिर रिलैक्स करवा देगा मसल को, ठीक है। एपोप्टोसिस, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज साइटोक्रोम सी। अब ये साइटोक्रोम सी क्या होता है मैम, ये साइटोक्रोम सी बेटा एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये एपोप्टोसिस क्या होता है, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। एपोप्टोसिस बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे साइटोक्रोम सी कहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, दूसरे एंजाइम्स को रिलीज करता है, एक्टिवेट करता है, और फिर पूरी सेल का वो लोग डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब मैम ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों अपनी खुद की सेल को क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो बेटा ये इसलिए ऐसा होता है। देखो इसको क्या बोला गया है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जानबूझकर सोची समझी साजिश रचते हैं अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। अब ये मैम ऐसा क्यों करते हैं ये, ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई कैंसर हो गया, तो अब जिस भी सेल पे वो कैंसर का इफेक्ट हुआ है, ठीक है, कैंसरस सेल हो गई, तो कैंसरस सेल हो गई तो हमारी जो सेल्स होती है बेटा, तो बेटा वो क्या करती है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार ये हमारी सेल पे तो कोई पैथोजन है, ठीक है, ये हमारी सेल इन्फेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है कैंसर से, या ठीक है, ये वो हमारी सेल्स डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। अब क्या करती है, हमारी सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये मैसेज लेके जाता है कि
हमारी सेल तो भाई इन्फेक्ट हो गई है, ठीक है, कैंसर से या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। तो फिर इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा इस साइटोक्रोम सी एंजाइम को रिलीज करते हैं, ठीक है, और फिर ये साइटोक्रोम सी एंजाइम दूसरे सेल्स के एंजाइम्स को रिलीज करेगा और वो एक्टिवेट होंगे और फिर वो क्या करेंगे, हर सेल जो हमारी सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय इसलिए करेंगे ताकि जो हमारी इन्फेक्टेड सेल है वो खत्म हो जाए, ठीक है, ये इन्फेक्शन या ये कैंसर दूसरी सेल में स्प्रेड ना हो, ठीक है। ये रीजन होता है बेटा, और इस पूरी प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रोवाइड मेटाबोलाइट्स फॉर बायोसिंथेसिस अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स, ठीक है। ये अमाइनो एसिड और लिपिड्स का बायोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है, मेटाबोलाइट्स इनको प्रोवाइड करवा के, ठीक है बेटा। चलो तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया खत्म। हमने पूरा इसको अच्छे से समझ लिया, इसके स्ट्रक्चर को भी पूरा डिटेल में समझ लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है इनके मैट्रिक्स में, ठीक है। और क्या होता है, डीएनए होता है सर्कुलर होता है, राइबोसोम 70s रहते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। इनकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है बेटा, उसके ऊपर पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि पोरस होते हैं, होलो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने अंदर आसानी से मॉलिक्यूल्स को एंटर करने देते हैं। और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं ना, वो बेटा बहुत सिलेक्टिव इम्परमिएबल होती है, ठीक है। वो कुछ ही प्रोटीन्स, कुछ ही मॉलिक्यूल्स या आयंस को अपने अंदर एंटर करने देती है, ठीक है, वो सबको अंदर नहीं एंटर करने देगी, ठीक है। और इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम बोल देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के ऊपर जो हाइड्रोजन आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्यों ज्यादा होता है ये भी हमने देख लिया था हमारे फंक्शन में जब हम एनर्जी का सिंथेसिस पढ़ रहे थे तब, ठीक है। और क्या होता है बेटा, और जो हमारा मैट्रिक्स होगा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, उसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, 78 राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और बेटा फिर हमने फंक्शंस देखे राइबोसोम्स के, ठीक है, कि राइबोसोम्स हमारा एटीपी सिंथेसिस कैसे कर रहा है, ठीक है। तो चलो ये हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है आज। तो बेटा अगर कोई भी डाउट रहा हो आज की क्लास में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।